हाय एवरीवन, सो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। आज हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टू द बाइपोलरिटी। चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कवर किया हुआ है और आज हम शॉक थेरेपी एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहला लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। what happens in shock therapy is that जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर से टूट करके निकली थी, वो सारे पेनफुल ट्रांजिशन से एक तरीके से अपने आप को अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट रेजिम से कन्वर्ट करके एक डेमोक्रेटिक और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे अपने आप को कन्वर्ट कर रही थी। तो जितनी भी कंट्रीज थी, एग्जाम्पल रशिया को कई लोगों को नहीं मालूम होगा दैट रशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहाँ के जो लीडर्स है, फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सालों से अपनी गद्दी छोड़ी नहीं है, वो अलग बात है, बट वहाँ पे भी एक तरीके से डेमोक्रेसी है। हर बार इलेक्शन होता है लेकिन हर बार व्लादिमीर पुतिन ही जीतते हैं। सो नाउ इस ट्रांजिशन को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत थी, तो वो लेंडिंग की जाती थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। एंड ये जो पूरे पेनफुल ट्रांजिशन था एक कम्युनिस्ट रेजिम से एक सोशलिस्ट रेजिम से एक डेमोक्रेटिक और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे शिफ्ट करना, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शॉक थेरेपी। सो बेसिकली 3 चीज़ें इसमें आती थी शॉक थेरेपी में। सबसे पहले तो इन सारी कंट्रीज़ को अपनी अपनी इकोनॉमी को एक पूरी तरीके से टोटल शिफ्ट करना था टू एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन सारी देशों को अपने बनाना था, ताकि पूरी तरीके से जो सोवियत यूनियन की जो जड़ें थी वो पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दी जा सकें। जितने भी प्राइवेट ओनरशिप थे, और मतलब कि फॉर एग्जांपल जितने भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी बिजनेसेस थे, वो प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा ओन किए जाएंगे। थर्डली, जो प्राइवेटाइजेशन था, जितने भी स्टेट के जितने भी एसेट्स थे, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए वगैरह वगैरह, उन सारे कॉर्पोरेट के ओनरशिप जो होगी वो सारी की सारी प्राइवेट प्लेयर्स को लेंड कर दी जाएगी। फोर्थ, कलेक्टिव जो फार्मिंग होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मिंग होती थी, जैसे कि हमने बात की हुई पिछले लेक्चर में, सोशलिज्म में क्या होता है दैट जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, चाहे आप सुई धागा ही बनाए या फिर आप एक टैंक ही बनाए, सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएंगी। वैसा ही फार्मिंग में भी होता था। फार्मिंग दुनिया की हर देश की सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है। वैसा ही यूएसएसआर में भी होता था। जो फार्मिंग होती थी वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही कराई जाती थी। तो वो जो फार्मिंग होती है ना, उस फार्मिंग को गवर्नमेंट से शिफ्ट करके एक प्राइवेट सेक्टर बना दिया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म को डाला जा रहा था। नाउ ये जितनी भी देश थे, नाउ ये सारे देश अपने अपने देश में डेवलपमेंट कराना चाह रहे थे। और डेवलपमेंट बेसिकली फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं एफडीआई, उसके थ्रू होना था। और ये मेन इंजन्स थे इन सारे देशों की इकोनॉमी को चलाने के लिए। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, जो कि अमीर कंट्रीज थी, वहाँ से आती थी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के कारण, फॉर एग्जांपल जिन्हें नहीं पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं दैट अमेरिका की इस कंपनी ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया। वो जो $1 बिलियन होता है, वो $1 बिलियन इंडिया में डॉलर के रूप में आता है, और वो आरबीआई उस डॉलर को रख लेती है, और उस डॉलर को रख के उस डॉलर की जो वैल्यू होगी, $1 बिलियन की जो वैल्यू होगी, उतने की इंडियन करेंसी में नोट को इशू कर देती है। बिकॉज $1 बिलियन हो या $10 बिलियन इंडिया में वो कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि इंडिया में INR चलते हैं, इंडियन करेंसी चलती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी आता है तो जो करेंसी की जो कन्वर्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, देश के पास डॉलर आता है। फॉरेक्स रिजर्व का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है देश का, एक देश के पास कितने डॉलर्स होते हैं वो बढ़ जाता है। नाउ ज़्यादा हम टॉपिक से अपने डिविएट नहीं होंगे। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। नाउ ये जो पूरा ट्रांजिशन था, ये सुनने में लगता है कि सब देशों को लगा था कि ये ट्रांजिशन हो जाएगा, बहुत यूटोपियन वर्ल्ड में हम पहुंच जाएंगे, बहुत सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एकदम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हम एकदम पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जितनी भी एग्जिस्टिंग पहले से जो अलायंस चलती थी ड्यूरिंग दी सोवियत यूनियन, इन सारे देशों के बीच में, जितने भी 15 देश थे, 15 देशों के बीच में एक ट्रेड अलायंस भी चलता था। वो ट्रेड अलायंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और एक तरीके से वो सारे के सारे देश जितने भी थे, सारे के सारे देश वेस्टर्न कंट्री से लिंक्ड अब हो चुके थे। जितने भी वेस्टर्न देश थे
उनके साथ वो अलाइन हो चुके थे और रीजनली अपने आप को डिसअलाइन कर चुके थे। रीजनली उनका कनेक्शन नहीं था, बट वो डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड हो चुके थे और एक तरीके से वो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में अपने आप को ऑब्जर्व कर चुके थे। नाउ वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो थे, वो अब लीडर बन चुके थे और वही गाइड करते थे और कंट्रोल करते थे इन सारे देशों की इकोनॉमी को, इनके डेवलपमेंट को भी अब वही कंट्रोल करते थे अपने वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सारा डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज ही इन देशों का देखते थे। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। नाउ हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंसेज तो होता ही है। नाउ शॉक थेरेपी का भी एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस था दैट ये लोगों को जैसा लग रहा था कि हम एकदम यूटोपियन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। यूटोपियन मतलब कि एकदम फेरी टेल वाले वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, सब कुछ एकदम बेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि ये और ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा ब्लेंडर कर दिया इस शॉक थेरेपी ने और पूरी तरीके से इकोनॉमी को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया। रशिया में जैसा कि हमने बात किया था, पेन हो, पेंसिल हो या फिर आप टैंक बना रहे हो, आप एयरप्लेन बना रहे हो, सब चीज़ गवर्नमेंट ही करती थी। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज थी। सो 90% जो इंडस्ट्रीज थी रशिया की, वो प्राइवेट ओनर्स को बेच दी गई, क्योंकि ये जो बेचने का जो काम हो ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये मार्केट ने अपने आप किया, मार्केट फोर्सेस ने किया। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, तो एक तरीके से एक चुटकी में, एक झटके में रशिया की जितने भी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज थी, जितने भी उनके पास रेवेन्यू आता, तो जैसे भी उनकी इकोनॉमी चलती थी, वो सारी की सारी एक तरीके से चरमरा गई। एक तरीके से एक झटके में पूरी पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो गई। और ये जो पूरे तरीके से इनकी जितने भी एसेट्स थे, इनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे रशिया के, या फिर जितने भी बिजनेसेस थे, इनको जो बेचा गया ये मिट्टी के भाव में बिके थे। और इस पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है द लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन हिस्ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा कूड़े का सेल इसे कहा जाता है, क्योंकि जो करोड़ों करोड़ों की इंडस्ट्रीज थी वो एकदम मिट्टी के दाम पे बिकी और इसके चलते पूरी की पूरी इनकी इकॉनमी और ज़्यादा चरमरा गई और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और लोगों को भी, जो वहाँ के आम सिटीज़न थे, उन्हें भी काफ़ी सारे ऐसे लॉटरीज दी जाती थी, ऐसे मतलब टिकट्स दी जाती थी सेल में पार्टिसिपेट करने की। बट वो जो सिटीजन्स रहते थे वो बेसिकली अपने टिकट्स को, अपने वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में जाकर के बेच देते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे। अब आदमी पहले खाना खाएगा या पहले जाकर के कंपनी खरीदेगा, वो भी बात थी एक तरीके से। तो जो रूबल की जो वैल्यू थी, बेसिकली रूबल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। सो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दी, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। कलेक्टिव फार्म का जैसे हमने बात किया कि एग्रीकल्चर में भी एक तरीके से कैपिटलिज्म घुसेड़ा गया, तो हुआ क्या कि फूड की सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। आज खाना मिल रहा है, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं। इंपोर्ट कराना पड़ा रशिया को फूड। सो रशिया की जो जीडीपी थी 1999 में, वो रशिया की जो जीडीपी थी 1989 में, यानी कि 10 साल पहले की जीडीपी से भी कम चली गई थी। 10 साल की पहले की भी जीडीपी से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका था, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। नाउ जो सोवियत यूनियन के समय जो एसेंशियल आइटम्स पे एक तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती थी, जो एसेंशियल चीज़ें होती थी उस पर जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती थी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन और एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सबका मेंटेन किया जाता था, वो सारी चीज़ें छीन गई और बहुत बड़ा एक तबका पॉवर्टी में ढकेला गया। मिडिल क्लास की हालत ख़राब ऑलरेडी हो चुकी थी और जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो कि काफ़ी समझदार नॉलेजेबल लोग थे, वो सारे लोग रशिया को छोड़ के माइग्रेट करके दूसरे दूसरे देशों में चले गए। और क्योंकि जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता है, दैन कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती ही होती है। सो जितनी भी ये कंट्रीज से सारे देशों में माफिया का उदय होने लगा और बेसिकली जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये माफिया ही कंट्रोल करते थे। और प्राइवेटाइजेशन करने के चलते एक समय था जब सोवियत यूनियन में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सबका एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता था। और नाउ अब एक समय था जब रशिया में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और ज़्यादातर लोग पॉवर्टी के नीचे आ चुके थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। अब नाउ क्योंकि ये सारे देश बहुत ही जल्दी बने थे, बहुत जल्दी टूट करके निकले थे यूएसएसआर के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था इन सारे देशों के बीच में। जनता काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करती थी कि
अब हम अलग हो चुके हैं यूएसएसआर से, अब हमें डेवलपमेंट मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के देखते देखते काफ़ी जल्दबाजी में इन सारे ही देशों के बीच सारे ही देशों में संविधान की स्थापना की गई। जितने भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सारे के सारे बहुत हड़बड़ी में बनाए गए थे। तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक बहुत आम बात थी, इंक्लूडिंग रशिया, दैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, एक बहुत ही वीक पार्लियामेंट था जो कि इलेक्टेड था, और ऑब्वियसली क्योंकि सब जगह पे एक तरीके से डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, और बहुत ही, क्योंकि एक ही आदमी के पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी और वो किसी तरीके से अकाउंटेबल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटेरियन हो जाएगा। सोवियत यूनियन में भी हमने यही देखा। सो नाउ तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी पहली टर्म को 10 साल के लिए कर दिया। 10 साल के करने के बाद उन्होंने अपनी टर्म को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो एक तरीके से वो एक अथॉरिटेरियन पाथवे पर मूव कर चुके थे। सो नाउ ये जो पूरी तरीके से सिस्टम था ये डिसमेंटल होते जा रहा था, और जितनी भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी वो सारे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी गला घोट दिया गया, और टोटली एक अथॉरिटेरियन रिजीम बनता गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। नाउ रशिया और बाकी देशों की भी इकोनॉमी रिवाइव होनी स्टार्ट होती है 2001 से, करीब करीब 10 साल बाद उनके इंडिपेंडेंस के। और ये जो रीज़न था इनकी रिवाइवल का, ऑब्वियसली हम पहले ही बात कर चुके दैट रशिया एक नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ही भरा हुआ कंट्री है। वहाँ पे नेचुरल ऑयल बहुत है, नेचुरल गैस बहुत है, ऑयल बहुत है, मिनरल्स बहुत है, इंक्लूडिंग अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड ऑल। सो ये कंट्रीज़ अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू किस तरह से अपने आप को रिवाइव कर रही थी, और जो बाकी की कंट्रीज़ थी उन सारे देशों वो सारे देश कैसे रिवाइव कर रहे थे, बिकॉज उन देशों के बीच से पाइपलाइन गुजरती थी, और उन देशों के बीच से क्योंकि पाइपलाइन गुजरती थी, और कुछ और देश थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक स्टार्ट कर दी थी। सो उस हिसाब से कुछ हिसाब से अब इन देशों की इकोनॉमीज अब सुधरने लगी थी। नाउ वी कम ऑन टू द टॉपिक टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो क्योंकि इतना ज़्यादा अनरेस्ट हो रखा था पूरे स्टेट में, पूरे एक रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में, सो यहाँ पे सिविल वॉर होना तय ही है। रशिया में भी 2 रिपब्लिक्स थे, चेचनिया एंड डेगास्तान। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी वॉयलेंट सक्सेशन किया गया था मॉस्को के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की गई थी। सेंट्रल एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल तजाकिस्तान, वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया था, करीब ये सिविल वॉर 10 साल के लिए चलता है। देन अज़रबैजान में भी कई आर्मेनियंस थे जो कि चाह रहे थे कि आर्मेनिया को सक्सीड कर दिया जाए। तो इस तरह के काफ़ी सारे कह सकते हैं सिविल वॉर चल रही थी आपस में ही, लोगों के बीच में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया है, दैट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे वो देश कुछ हद तक अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को एंजॉय करते थे। सेंट्रल एशिया एक जोन बन चुका था कंपटीशन के लिए, जितने भी देश थे सब सेंट्रल एशिया में आते थे। वहाँ के क्योंकि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे वो सारे के सारे गरीब देश थे, तो उन्हें इकोनॉमी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो सारे के सारे देशों में फॉरेन की कंपनीज, वेस्टर्न की कंपनीज आती थी, और वो वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बेचती थी और मोटा मुनाफा कमाती थी। वेराज इन कंट्रीज़ को उतना कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं था। अगर इन्होंने खुद से किया होता तो उन्हें वे मोर प्रॉफिट होता, बहुत अमीर कंट्रीज हो सकती थी। आज के डेट में भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ काफ़ी हद तक पिछड़ी हुई कंट्रीज़ हैं। सो क्लोज टू वेस्ट एशिया, 11 सितंबर 2001 में यूएस ने मिलिट्री बेसिस के लिए काफ़ी देशों को पेमेंट भेजनी स्टार्ट कर दी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, क्योंकि उन्हें वहाँ पे मिलिट्री बेसिस अपने बनाने थे, ताकि उनके एयरप्लेन्स वहाँ से उड़ करके अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हुए अपने जहाँ पे फ्यूल फॉर एग्जांपल लेना या मेंटेनेंस कुछ करना है, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान और इराक में युद्ध चल रहा था अमेरिका का। सो उसने काफ़ी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाकर के मिलिट्री बेसिस को परचेज़ किया। सो रशिया हमेशा से उम्मीद करता था दैट ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ये इनके नियर अब्रॉड के देश है, सो ये हमेशा एक तरीके से रशिया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। वेराज क्योंकि इनकी इकॉनमी काफ़ी चरमराई हुई थी ऑलरेडी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी, तो ये क्या किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। सो इन्हें जहाँ से भी पैसा मिला था ये एक तरीका है दिखाने का दैट इन्हें जहाँ से भी पैसा मिला था ये एक तरीके से अपनी इकॉनमी को किस तरह करके खींच रहे थे।
सो ये चीज़ें प्रूव करती है दैट शॉक थेरेपी एक तरीके से और ज़्यादा बड़ा ब्लंडर लेकर के आती है, और बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेकर के आती है। देन काफ़ी देशों में स्प्लिट भी हुआ। चेकोस्लोवाकिया में एक बहुत ही पीसफुल स्प्लिट होता है, जहाँ पे चेक्स अलग हो गए, स्लोवाकियाज अलग हो गए, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बाल्कन रिपब्लिक्स में जो कि यूगोस्लाविया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्कर हो गया था इसी चीज़ को लेकर के। और जब ये चीज़ें ख़त्म तब होती हैं जब नेटो ने वहाँ पे इंटरवेंशन करके काफ़ी बॉम्बिंग की। सो एक शॉक थेरेपी से इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, ये यहाँ पे बताया गया है। नाउ इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया की हमेशा से जो फॉरेन पॉलिसी रहती है बहुत ही ज़्यादा डायनामिक रहती है, बिकॉज इंडिया हमेशा से अपने आप को एक तरीके से अलाइन करके चलता है बिटवीन रशिया यूएस, दोनों के बीच में अपने आप को काफ़ी अच्छे से अलाइन करके चलता है। सो बेसिकली इंडिया स्पेशली रशिया के साथ काफ़ी अच्छे अपने रिलेशन को मेंटेन करके चलता था। रशिया और इंडिया का एक ही विजन था दैट ये दोनों ही देश मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते थे, जहाँ पे केवल एक सुपर पावर ना हो बल्कि काफ़ी सारे और रीजनल सुपर पावर्स हों, जहाँ पे सारे ही देश आपस में को एग्जिस्ट करें इंटरनेशनल सिस्टम में। कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब होता है दैट अगर किसी एक देश पे अटैक हो रहा है देन सारे देशों पे अटैक हो रहा है। रीजनलिज्म, अपने आपस में आस पड़ोस में अपनी इमेज को इम्प्रूव करना, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स यानी कि नेगोशिएट करना, डायरेक्टली जंग ना करना, वॉर कोई भी देश नहीं चाहता था। सो नेगोशिएट करना, बातचीत से, डिप्लोमेसी से मुद्दों को हल करना, और इसी तरीके से करते करते इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 में ये हुआ था। इसमें करीब करीब 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स है जो इन दोनों ही देशों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में साइन किए गए थे। नाउ इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को बेनिफिट होता है रशिया से कश्मीर के इशू पे, एनर्जी में, सप्लाई में, एनर्जी सप्लाई में, शेयरिंग इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइट करने में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक्सेस लेने में इंडिया को बेनिफिट होता है। और एक तरीके से बैलेंस करता है इंडिया चाइना को रशिया के साथ में। और रशिया को क्या बेनिफिट होता है? रशिया को भी काफ़ी बेनिफिट होता है, तभी रशिया भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। रशिया को भी ये बेनिफिट है दैट इंडिया सबसे बड़ा परचेज़र है आर्म्स का मार्केट में। रशिया से सबसे ज़्यादा एमिनेशन और आर्म्स खरीदता है इंडिया। मिलिट्री का मोस्ट ऑफ द जो हार्डवेयर है हमारी, जो इंडियन मिलिट्री जो मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर जो यूज़ करती है वो मेनली रशियन मेड होता है। देन रशिया जो है वो एक ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, इंडिया जो है एक ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, हम बाहर से ऑयल को इम्पोर्ट कराते हैं इंडिया में। और हमने काफ़ी बार असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है, जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तब रशिया को हमने काफ़ी असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है। और इंडिया अपनी एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए रशिया पे और कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे कंट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। सो रशिया के लिए भी इंडिया एक बड़ी इकॉनमी, एक बड़ी मार्केट है। सो ये रशिया को भी हमसे ये बेनिफिट होता है। और रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इसलिए भी क्योंकि रशिया हमारे एनर्जी के प्लान्स में हमें काफ़ी असिस्ट करता है। रशिया हमारे स्पेस इंडस्ट्री में भी काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रशिया हमें कायरोजेनिक रॉकेट रशिया ने हमें दिया था जब इंडिया को उसकी ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब इंडिया यूएस के पास गया था अपने स्पेस प्लान को लेकर के, तब यूएस ने हमें फटकार लगा के भगा दी थी, तो उसमें हमें रशिया ने अपना हाथ बढ़ाया था। सो रशिया और इंडिया ने काफ़ी बार ऐसे टेक्नोलॉजी वाले साइंटिफिक टाइप के प्रोजेक्ट पे काफ़ी बार कोलैबोरेट किया है, और एक तरीके से ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, अब चाहे वो पर्सनल बेनिफिट्स हो या फिर कुछ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हो। सो दिस वाज द टॉपिक, so this was the lecture on this part 2 of this chapter. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए नीचे। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकूँ, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो डेफिनेटली डू लेट मी नो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।